हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बीपीएससी का, जो कि 26 अगस्त 2023 को हुआ था और यह है पार्ट 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से 80 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है द मोशन ऑफ हैली कॉमेट अराउंड द सन इज नोट। तो मैं पहले हैली कॉमेट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, ये मान लीजिए सन है, तो सन के अबाउट जो हैली कॉमेट है ये उसकी ऑर्बिट दिखाई गई है, तो ये कैसी है, इलिप्टिकल। अब जब वो इलिप्टिकल होगी तो इसका मतलब ये है कि उसका ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, इन सब में से तो ये गलत हो गया। कैसा होगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो इसके अबाउट रोटेट करता है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 76 अर्थ ईयर का है, यानी कि जब अर्थ पर 76 साल हो जाएंगे तब ये पूरा एक अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन कर पाता है हेलिस कॉमेट। और मोशन कैसा रहेगा, रोटेशनल वीकेंड से। सो कैमी comet Halley moves backward opposite to Earth's motion around the sun in a plane tilted 18 degree to that of the Earth orbit। तो अपोजिट डायरेक्शन में, और बाकी जितने भी प्लेनेट है ना उससे भी अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। यूजुअली अनयूजुअल अमंग शॉर्ट पीरियड comet as it is greatest distance from the sun is beyond the orbit of Neptune। तो सबसे दूर जब ये रहता है, जिस पॉइंट को हम एप्सिलॉन बोलते हैं, वो नेपच्यून से भी ज्यादा दूर है। द ऑर्बिट ऑफ हेलिस कॉमेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल एंड रेट्रोग्रेड। दिस मीन्स दैट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेट ड्यू टू इट्स रेट्रोग्रेड ऑर्बिट इट्स वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, जब अर्थ इधर जा रही होगी और कॉमेट इधर जाएगा तो उनकी रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम होगी। सो हेयर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी, ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्योंकि इसमें नोट आ गया ना, नोट नहीं होता तो हम ई को ले लेते, लेकिन किस तरह का मोशन नहीं है, तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज वन टेम्परेचर ऑफ वन सब्सटेंस ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड। देखो, मैं इसको पहले थ्योरी इसकी समझा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यानी कि जब आप किसी सब्सटेंस जिसका मास 1 किलोग्राम है उसका टेम्परेचर आप 1 यूनिट से इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी भी कह सकते हैं। सो इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होता है। वी कैन राइट सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में एम इंटू में डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि ऑप्शन बी। लेटेंट हीट हम तब यूज करते हैं बट जब आपको स्टेट चेंज कर रही हो, जैसे वाटर से आइस कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उस टाइम लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ऑन अ सर्टेन डे द टेम्परेचर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर आर रेस्पेक्टिवली 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री if the saturation vapor pressure at 20 degree centigrade and 5 degree centigrade are respectively 17.5 millimeter of Hg and 6.5 millimeter of Hg, then the fraction of mass of water that condense on falling of the temperature to 5 degree centigrade कितना होगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, मतलब कैलकुलेशन हमें करनी होगी। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर ऑफ एयर अपॉन में सैचुरेटिंग वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हम पहले फाइंड करेंगे कि वेपर प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ एयर कितना होगा जब गिवन टेम्परेचर है, गिवन प्रेशर है 17.5, तो ह्यूमिडिटी कितनी 80%, तो हम इसको लिखते हैं 80 अपॉन में 100। फिर वेपर प्रेशर ऑफ एयर हमें निकालना है, मैं इसको वीपी एयर लिख देता हूँ, और सैचुरेटिंग वेपर प्रेशर हमें गिवन है 17.5। यहाँ से जो वेपर प्रेशर आएगा ऑफ एयर का एट 17.5 मिलीमीटर ऑफ Hg, सो इट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो ए 0 से 0 कैंसिल, 0.8 आएगा, 0.8 की 17.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14 mm ऑफ Hg। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री है तो जो वेपर प्रेशर है वो कितना आ गया, 14 mm ऑफ Hg।
अब होगा क्या कि जब टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, सो व्हेन द एयर इज कूल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसकी वजह से मैं दोबारा बता देता हूँ, व्हेन द एयर इज कूल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेम वेपर कंडेंसेस एंड द एयर गेट सैचुरेटेड विद वेपर प्रेशर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए हम जो प्रेशर यहाँ पर लेंगे वेपर प्रेशर वो 6.5 मिलीमीटर ऑफ Hg ही लेंगे, जबकि जब टेम्परेचर 20 डिग्री था तब हमने वेपर प्रेशर निकाला 14 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ Hg। अब हमें निकालना है क्या, फ्रैक्शन ऑफ मासेस। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग मास होगा। मैं पहले आपको बता देता हूँ हमारा टारगेट क्या है। तो हमें निकालना फ्रैक्शन ऑफ मासेस, इसका मतलब m1 माइनस m2 अपॉन में m1। तो m1 पहले फाइंड कर लेते हैं। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, आपको पता होगा PV इक्वल टू होता है nRT और n की जगह पर n होता है गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो हमें निकालना है स्मॉल m, सो वी कैन राइट इट एज PV इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M और R इंटू में T। मैं इसको इसको स्मॉल m ही, ये स्मॉल m ही होगा वरना कंफ्यूजन हो जाए। मोलिकुलर मास नहीं निकालना, हम सिर्फ मास निकालेंगे m1 माइनस m2 अपॉन में m1। तो हम निकालेंगे 1 माइनस m2 अपॉन m1 भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाले हैं तो इसको हम m1 ले लेंगे और PV इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M RT है। सो स्मॉल m विल बी इक्वल टू PV m अपॉन में RT। तो पहले निकाल लेते हैं हम m1। सो m1 विल बी इक्वल टू, अब देखो हम ना कैपिटल M R की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो m1 निकाल लेते हैं पहले। m1 इक्वल टू कितना हो जाए, MVR हम नहीं रखेंगे अपॉन में R, हम रखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर जो कि हमें पता है। अब प्रेशर जो फर्स्ट केस में है हमने निकाला 14 अपॉन, देखो टेम्परेचर को हम लिखेंगे SI यूनिट में, तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा केल्विन में, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। सो विल पुट हियर 293। अब m1 को देखो ये MV अपॉन R आगे भी आएगा तो इसको हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम 14 अपॉन 293 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगी 0.0477 MV अपॉन में R। ऐसे ही अब निकालेंगे हम m2। सो m2 विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला यही रहेगा PVM अपॉन में RT, तो MV अपॉन R को एज इट इज रखेंगे और देखो प्रेशर कितना होगा 6.5 अपॉन में टेम्परेचर कितना होगा, इसमें 273 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 278। अब 6.5 को डिवाइड करेंगे 278 से तो हमें मिलेगा 0.023 और MV अपॉन में R को एज इट इज रखेंगे। अब देखो हमें चाहिए क्या, m2 अपॉन m1 चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं m2 अपॉन m1 निकालूंगा तो MVR ये तो दोनों में आएगा जाएगा, जो बचेगा वो मैं लिख देता हूँ। सो आफ्टर टेकिंग द रिस्क सो वी कैन राइट फ्रैक्शन ऑफ मास। मैं अब सब सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा फ्रैक्शन ऑफ मास निकालने के लिए 1 माइनस, देखो जब आप रेशो लोगे तो m2 अपॉन m1 हमें लेना है, इसका मतलब ये हो MV अपॉन R यहाँ पर आएगा, MVR यहाँ पर भी आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m2 के सामने क्या है 0.023, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.023 और m1 के सामने क्या है 0.477। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0023 को डिवाइड करेंगे 0.447 से, सो विल गेट 0.0, एक्चुअली यहाँ पर एक जीरो हो रहा है तो 0.023 अपॉन 0.047 या फिर 23 को 47 से डिवाइड कर देंगे तो राउंड ऑफ करके हमें मिलेगा 0.49। अब 1 में से 0.49 माइनस करने पर हमें मिलेगा 0.51। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है इन एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन। देखो आइसोबैरिक का मतलब हो गया कि जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा और एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। तो देखो PV इक्वल टू कितना होता है nRT, यानी को चलो हम 1 ले भी लें तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो R भी कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे में वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है क्योंकि यहाँ पर
एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, कह लो कि टेम्परेचर डायरेक्टली वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीज। देखो बोथ डिक्रीज भी हो सकते थे, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन में वॉल्यूम डिक्रीज तो होनी नहीं, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज नहीं होगा। हाँ, अगर सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस होता तब की बात अलग थी। यहाँ पर बोल दिया है एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज ही होगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल ऑफ कंटेनर विद। अब इसमें पूछा है कि किस स्पीड से वो हिट करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला है वो होता है √3 RT/m। तो यहाँ पर स्पीड इनवर्सली m पर डिपेंड कर रही है, तो सिंस मास ऑफ हाइड्रोजन is less than mass of oxygen, so we can say that speed of the hydrogen will be greater than the speed of the oxygen। तो यहाँ पर पूछा था in comparison to hydrogen molecule oxygen molecule hits the wall with, तो क्या आ जाएगा with। अब यहाँ पर हमें पता चला कि ऑक्सीजन की स्पीड कम है, तो स्मॉलर एवरेज स्पीड इसमें राइट आंसर होगा, मतलब कि जो ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल्स होगा वो लेस स्पीड से हिट करेगा वॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन थर्मोडायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वर्क इज पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन, वर्क इज पार्ट डिपेंडेंट फंक्शन, वो इंडिपेंडेंट है। वर्क इज द एरिया अंडर पीवी डायग्राम, वर्क एंड हीट आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल। तो डिस्कस कर लेते हैं हर एक पार्ट को। पहली बात तो यह कि जहां पर 1 है वहां पर 2 नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट स्टेटमेंट हो गए, तो ऑप्शन बी तो हटा ही दो, ठीक है। बाकी डिस्कस कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे कोई प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एरिया है, तो अगर आप उसका वर्क डन निकालना चाहते हैं तो आप उसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। वैसे भी आप प्रेशर और वॉल्यूम की एसआई यूनिट निकालेंगे तो वो जूल के इक्वल आएगी, ठीक है। तो वो चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी है एक्स और वाई पर, तो उनकी मल्टीप्लाई करके देख लो। अब उसकी यूनिट क्या आ रही है उससे पता लग जाएगा कि उसका एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को देगा। तो वर्क डन जो होगा इट विल बी एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगी। अब फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वर्क और हीट दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हो जाए, वरना इंटरनल एनर्जी बुरा मान जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी तो बची हुई है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ए भी हट गया क्योंकि फोर्थ नहीं आना चाहिए। अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंडेंट होगा, तो इसमें ये स्टेटमेंट सही होगी और 3 भी सही होगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैसेस इन अ रिजिड कंटेनर इज रेज्ड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द कंटेनर वॉल इंक्रीज। ये पूछ रहा है कि प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जिस प्रेशर से जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे टकराएंगे वो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और जो एवरेज स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए वो जब टकराएंगे तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल टू होता है 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर 3 आएगा, 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, P इक्वल टू 2/3 ऑफ A। तो एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मॉलिक्यूल लूजेस मोर काइनेटिक एनर्जी, ये लूज नहीं करेंगे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो। दे विल कोलाइड विद ईच अदर, तो वो बात ठीक है, वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे बोल से। यहाँ पर तो उनकी अपने बीच के कोलिजन की बात हो रही है। सी molecule have high average speed so they will stack the container wall more often। तो ये बात सही है कि स्पीड इंक्रीज होगी तो वो बार बार जाकर के उससे टकराएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर सकते, कैन नॉट बी मतलब किससे आप जनरेट नहीं कर पाओगे।
देखो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को आप अगर कोई एनर्जी है, मतलब कोई फोटोन है, उसको आप इंसिडेंट करवाओगे किसी सेमीकंडक्टर पे, तो एक वो तरीका हो सकता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करवाने का। इसके अलावा एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं आइगर रिकॉम्बिनेशन, तो उससे भी हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मोर देन वन है जो कि जिससे हम करेक्ट या इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट नहीं करवा सकते। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 78 का, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इम्प्योरिटी इंजेक्शन से नहीं करवा सकते, आयनाइजेशन हो सकता है और थर्मल एक्साइटेशन से भी हम इसको जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू पीरियडिक वेव है ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A2। अब पूछा कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। अब मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, क्योंकि तब cos थीटा मैक्सिमम होगा, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी +1। ठीक है, तो ऐसे में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो आएगा, अगर मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड A इक्वल टू आ जाएगा A1 प्लस में A2। ये कैसा है देखो मैं इसको बता भी देता हूँ। ये लेट A1 का स्क्वायर, ये A2 का स्क्वायर, जब यहाँ पर ये कोस 0 डिग्री रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A1 A2। तो आपको पता होगा A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पर हम रूट A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट हटाने के बाद जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा A1 प्लस में A2। मिनिमम के लिए तो हमें लिखनी पड़ेगी cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होती है, -1 होती है। किस एंगल पर होती है, सो वी कैन से इट विल बी एंगल, अगर cos थीटा की वैल्यू -1 है तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो अगेन अब यहाँ पर बस साइन आ जाएगा माइनस का, तो उसको आप लिखेंगे A मिनिमम विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2, क्योंकि अब फॉर्मूला बन जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो हमें मिलेगा A मिनिमम विल बी A1 माइनस A2। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, मतलब हमें चाहिए डेल्टा A, मान लेता हूँ लेट, हमें चाहिए A मैक्स माइनस A मिनिमम। तो A मैक्स कितना है, वो है A1 प्लस A2 माइनस A मिनिमम कितना है, A1 माइनस A2। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा A1 प्लस में A2 माइनस A1 प्लस में A2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, A1 से A1 गया, तो ये आ जाएगा 2A2। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा मैक्सिमम का मिनिमम से, इट विल बिकम 2A2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। देखो कार्नोट इंजन का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो जब आप इसमें बोला कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स को इंक्रीज करोगे तो इसका मतलब ये होगा T सिंक अपॉन में T सोर्स, ये वैल्यू कम हो जाएगी जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, टेम्परेचर सोर्स का इंक्रीज होगा, तो ये फैक्टर कम हो गया, मतलब 1 में से हम कम चीज माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि ईटा की वैल्यू अब इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज। वैसे भी एक अच्छा इंजन वही होगा जिसमें सोर्स हाई से हाई टेम्परेचर पर हो और सिंक कम से कम टेम्परेचर पर हो। तो अगर हम सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी।